हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस सीजन 2 पार्ट 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ये कहानी है शिवाय राजवंश की युवरानी मारवी की। उनकी शादी युवराज पार्थ से हुई थी जिन्हें वह बहुत पसंद करती थी, लेकिन युवराज उन्हें पसंद नहीं करते थे। वह सिर्फ एक चाबी के पीछे थे जिससे उन्हें काफी ताकत मिल सकती थी। उस चाबी की जगह सिर्फ मार्ती को पता थी, इसलिए पार्थ ने उनसे शादी की थी। लेकिन जब पार्थ के पूछने पर मारवी ने चाबी के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह पार्थ ने उन्हें तहखाना में जला दिया। वहां जलने के बाद उनकी मृत्यु होने के बाद जब उनकी आंख खुली तो वह एक 15 साल की बच्ची के शरीर के अंदर थी जिसकी बुखार से मृत्यु हो गई थी। उस लड़की का नाम था नंदिनी। अब मारवी नंदिनी बन चुकी थी। नंदिनी और उसकी बड़ी बहन अपने सेवकों के साथ प्रधानमंत्री के घर के एक पिछले टूटे हुए हिस्से में रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से सही समय पर बुखार की दवा न मिलने पर शिवानी की असली बहन नंदिनी उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन नंदिनी की मृत्यु हो जाने के बाद मरभी ने इस शरीर में स्थान ग्रहण कर और अब खुद फिर से जाग चुकी है। अपना बदला लेने उसने अपनी और अपनी बड़ी बहन की कलाओं का इस्तेमाल कर एक बड़ी दुकान खरीदी है जिसमें वह दोनों बहनें मिलकर कपड़े बनाती है। अब वह अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पहले उसके पास ना पैसा था और ना इस वक्त, लेकिन अब उसके पास पैसा भी है और इज्जत की। लेकिन अचानक उसके रास्ते में एक ठंडा दिल वाला राजकुमार आ गया है जो कि क्वासर का छोटा राजकुमार है जिसका नाम है मानिक। ये जिंदगी तो उसे सिर्फ बदला लेने के लिए मिली थी, लेकिन क्या वह जिंदगी में फिर से खुशियां ढूंढ पाएगी? रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस सीजन 2 चैप्टर 2 न्यू होम। घर। नंदिनी मुस्कुराए और शिवानी की तरफ मुड़ी जो अपने सामने खड़े घर को बहुत चौंक कर देख रही है। घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था और नहीं बहुत ज्यादा छोटा था, एकदम सही बना हुआ था। वह एक 3 मंजिला घर था जो कि बम्बुओं के पेड़ों से घिरा हुआ था। घर से बाहर एक छोटा सा बगीचा था जो बगीचे के बाहर के बड़े द्वार को घर के द्वार से जोड़ता था। ये शिवानी ने अपने आसपास देखते हुए कहा। क्या आपको अच्छा लगा? नंदिनी ने पूछा। अच्छा, ये बहुत सुंदर है, शिवानी ने सिर हिलाते हुए नंदिनी से कहा। तो फिर अंदर चलते हैं, मुझे आशा है आपको अपना कमरा अच्छा लगेगा। वह बड़े गेट से अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि घर के द्वार पर कई सारे सेवक उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए। श्रीली और रिजवान सभी सेवकों के आगे खड़े हुए हैं। कुमारी, घर पर आप दोनों का स्वागत है, सपना सर झुकाते हुए बोला। आओ बड़ी दीदी, सबसे पहले मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं, नंदिनी ने शिवानी को अपनी तरफ खींचकर सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए कहा। लकड़ी का द्वार खुला और उनकी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर कमरा था। शिवानी चौंकते हुए उसके अंदर गई। कैमरा बहुत सुंदर चीजों से सज रहा था और उसके बीच में एक बड़ा बिस्तर पड़ा हुआ था। बगल की दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था और खिड़की के पास एक बालकनी भी थी। ये तो बहुत सुंदर है। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए थे। जहां उसकी आंखें जा रही थी कैमरा बहुत सुंदर लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह पूरा का पूरा इतना बड़ा कमरा सिर्फ उसका होगा। यह 12 सेवक हैं, यह आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे, किसी छोटे से छोटे काम से लेकर किसी बड़े काम तक, नंदिनी ने कहा और बगल की दीवार पर एक द्वार खोला। और यह है आपके आराम की जगह। उसने पूरा द्वार खोल दिया। शिवानी की आंखें चौंकने की वजह से खुल गई। जब गेट खुलते ही उसने देखा पूरी दीवार पर किताब ही किताबें हैं, बहुत सारी किताबें। ये शिवानी ने नंदिनी की तरफ देखा जो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। यह आपका है, दूसरी मंजिल पर आपके काम की और भी चीज है जहां पर कपड़े, रेशम के धागे और भी कढ़ाई से संबंधित चीजें रखी हुई है। आप उन सब को जाकर बाद में देख सकती हो। अब आप यहाँ पर आ गए हो तो नहा लो और खाने का समय होने से पहले थोड़ा आराम करें। शिवानी ने सर हिलाया। नंदिनी, वो परिवार के बारे में वह बातें मुझ पर छोड़ दो बड़ी दीदी, आप अभी यहाँ हो और आप आराम करो और अपना ध्यान रखो। ये सारे सेवक आपकी मदद करने के लिए हमेशा यही रहेंगे और आप किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। शिवानी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे कुछ चीज और देखनी है, खाने पर मिलते हैं। ये बोलकर नंदिनी कमरे से बाहर चली गई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर के सबसे नीचे वाली मंजिल के पश्चिमी हिस्से में जाने लगी।
शिवानी पहली मंजिल पर रहेगी और नंदिनी ने अपने लिए नीचे वाली मंजिल पर कमरा चुना है। उसे बहुत चीजों का शौक नहीं है, एक ऐसा कमरा जहां बस वो शांति से रह सके उसके लिए काफी था। उसका कमरा लेकिन शिवानी के कमरे से ज्यादा खेलता था, जो कि शिवानी के कमरे के 2 गुना था। रिजवान उसका द्वार पर ही इंतजार कर रहा था। कुमारी, एक निमंत्रण आया है। निमंत्रण? नंदिनी ने मुंह बनाया और द्वार को धक्का देकर कमरे के अंदर जाने लगी। शिवानी की तरह उसे सेवक पसंद नहीं है, इसीलिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत था। उसके और रिजवान के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। जी, आमंत्रण को दुकान में भेजा गया था। यह आमंत्रण स्वयं सम्राज्ञी की सेविका ने भेजा है, रिजवान ने जवाब दिया। नंदिनी मेज के पास रखी एक गुदगुदी कुर्सी पर बैठी और रिजवान के हाथ में लगे कागज को देखने लगी। किसी तरह का आमंत्रण। ये साम्राज्य 3 दिन बाद अपना 40वां जन्मदिन मना रही है। महल में उसका आमंत्रण है। पिछली बार उन्होंने हमारी दुकान से काफी सारा सामान खरीदा था, तो इसलिए उन्होंने खुद अपने मुंह से कुमारी आशा को निमंत्रण दिया है, रिजवान ने कहा आमंत्रण को नंदिनी को पकड़ाते हुए। कुमारी आशा नंदिनी का दूसरा नाम था जो कि दुकान के लिए इस्तेमाल करते थे। हर कोई जानता था कि रेशम के धागे की दुकान की मालकिन कुमारी आशा है, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा था कि वह दिखती कैसी है। वह रिच मैन था जिसे राजधानी में बहुत सारे लोग जानते थे और यही था जिसने नंदिनी का दूसरा नाम आशा रखा और सबको बताया कि यह दुकान कुमारी आशा की है। नंदिनी ने सर हिलाया। लगता है साम्राज्य हमारे साथ अच्छा नाता बनाने का इंतजार नहीं कर पा रही है। नंदिनी ने निमंत्रण के कागज को घुमाया और जमीन पर फेंक दिया। जो रानी के लिए कुछ बहुत सुंदर सा उपाय तैयार करो, उसे उपाय को ये पता चलना चाहिए कि हमारी दुकान सबसे अलग है। जी, रिजवान कमरे से निकल गया। 3 दिन बाद महल के सबसे बड़े बगीचे में सम्राज्ञी के जन्मदिन का समारोह महल के सामने बगीचे में हो रहा है। महल बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था और औरतें और पुरुषों के लिए अलग अलग कोनों में कुर्सियां डाली गई थी। बीच की जगह में 2 कुर्सियां डाली गई थी जो कि सम्राट और सम्राज्ञी के सिंहासन थे। सारे रहमान वहां पहले से मौजूद थे और आज सम्राट और साम्राज्ञी का इंतजार कर रहे थे। ये जगह कितनी सुंदर है, नायर ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैंने सुना था कि महल बहुत आलीशान, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। अब अपनी आंखों से देखकर लगता है कि सारी अफवाहें बिल्कुल सच थी। बिल्कुल सच। मुझे तो साम्राज्य से मिलने का इंतजार नहीं है। मैंने सुना है कि वह बहुत सुंदर औरत है। सम्राट की सभी बीवियों में से उनका बेटा ही युवराज बना और वह अपने सम्राट की सबसे पसंदीदा बीवी भी है, नायरा के बगल में चल रही प्रिया ने कहा। सच में? नायर ने पूछा और प्रिया में सिर हिलाया। कुमारी नायरा, तुम्हारी वह दोनों बहनें कहाँ गई? नायरा के साथ चल रही एक दूसरी लड़की ने पूछा। तुम्हें अब भी नहीं पता? उन्हें परिवार से निकाल दिया गया है। प्रिया अपनी खुशी दबा नहीं पाए और जोर से बोल पड़ी। नायर ने अपना मुंह बंद कर लिया और कियारा, जो कि बाकी लड़कियों से बात कर रही थी, अब उनकी तरफ देख रही थी और गुस्से से घूर रही थी। ओह, ऐसा है क्या? दूसरी लड़की ने चौंकते हुए पूछा। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से हमारी बहनें खुद ही घर छोड़कर चली गई। कियारा मुस्कुराए। कियारा ने ऐसे बोला जैसे कि सारी की सारी जिम्मेदारी शिवानी और नंदिनी के कंधों पर धकेल दी गई थी और यह जिसके साथ बुरा हुआ वो कियारा का परिवार था। ओह, वो कौन है? कितनी सुंदर पोशाक है, एक लड़की ने चौंकते हुए कहा। सब लोगों ने द्वार की तरफ देखा और एक बहुत सुंदर लड़की को नीले रंग का लहंगा पहने हुए द्वार से अंदर आते हुए देखा। उसका लहंगा कढ़ाई में सादा था, बस कुछ फूलों की कढ़ाई बनी हुई थी। नीले रंग के लहंगे पर सुनहरी रंग की कढ़ाई चमक रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। उसे लड़की के बाल ऊपर की तरफ थोड़े से बंधे हुए थे और बाकी सब नीचे थे और ऊपर के बंधे हुए बालों में एक नीले रंग की बालों की पिन लगी हुई थी। वह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह कितनी सुंदर है, नील लहंगे वाली को देखते हुए एक लड़की ने कहा। चैप्टर 3 सम्राज्ञी का जन्मदिन। ओह, वो कौन है? कितनी सुंदर पोशाक है, एक लड़की ने चौंकते हुए कहा। सब लोगों ने द्वार की तरफ देखा और एक बहुत सुंदर लड़की को नीले रंग का लहंगा पहने हुए द्वार से अंदर आते हुए देखा। उसका लहंगा कढ़ाई में सादा था, बस कुछ फूलों की कढ़ाई बनी हुई थी।
नीले रंग के लहंगे पर सुनहरी रंग की कढ़ाई चमक रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। उसे लड़की के बाल ऊपर की तरफ थोड़े से बंधे हुए थे और बाकी सब नीचे थे और ऊपर के बंधे हुए बालों में एक नीले रंग की बालों की पिन लगी हुई थी। वह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह कितनी सुंदर है। नील लहंगे वाली को देखते हुए एक लड़की ने कहा। यह शायद रेशम की धागे की दुकान से होगा। मैं भी कोशिश करी थी लेकिन बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैंने अंत में हार मान ली। राजस्थानी में बहुत कम लोग इस दुकान के कपड़े पहन पाते हैं। मैंने सुना है वहां ऐसा एक भी दिन नहीं चाहा ग्राहक जाकर सामान ना खरीदने हो। अगर कोई चीज बहुत महंगी भी होती है तो भी लोग उसे खरीद लेते हैं। बस यही नहीं, दूसरे बड़े शहरों से भी बहुत लोग इस दुकान से कपड़े खरीदते हैं। बहुत अलग कढ़ाई होती है। ऐसे कपड़ों को कौन पसंद नहीं करेगा। सभी बाकी की लड़कियां उसे नील लहंगे वाली लड़की को देखकर बात कर रहे थे जो अपने पीछे 6 सेविका के साथ चली आ रही थी। यहाँ बाकी की लड़कियों के पास उनकी सिर्फ 2 सेविकाएं थी, लेकिन उसे नीली लहंगे वाली लड़की के पास खुद की 6 सेविकाएं थी। वो किसकी बेटी है? वाह, कितनी सुंदर लड़की है। मुझे अपने बेटे के लिए उससे बात करनी है। बाकी की बड़ी औरतों ने भी नील लहंगे वाली लड़की को देखा जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। कियारा ने उसे लड़की को गोद से देखा और उसकी आंखें चौंक से फट गई। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी दीदी शिवानी। कियारा चौंकी। नायरा की आंखें फट गई और प्रिया का पूरा मुंह चौंकने की वजह से खुल गया था। मैडम उर्वी जो बाकी की औरतों से बात कर रही थी इधर की तरफ देखा और चौंक गई। शिवानी यहाँ कैसे आ सकती है जबकि आमंत्रण तो मेरे पास है। बिना आमंत्रण के तो किसी को अंदर नहीं आने देंगे। अचानक से उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। 3 दिन हो भी चुके हैं और उसने उन दोनों लड़कियों में से किसी को भी नहीं देखा है। उसने अपनी सेवकों को उस टूटे घर में जांचने के लिए भी भेजा था कि कहीं वह वहां चुपके तो नहीं बैठे हैं, लेकिन वो घर खाली था। लेकिन शिवानी फिर यहाँ कैसे आ सकती है, वह भी इतनी महंगी पोशाक पहनकर। मैडम उर्वी अपनी आंखों का विश्वास नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि जो हार शिवानी गले में पहनी थी वह भी बहुत महंगा था। शिवानी एक कुर्सी की तरफ बढ़ी और उस पर बैठ गई। उसके पीछे उसकी सारी सेविकाओं ने सर झुका लिए, सिर्फ एक ओमी ही सीधे खड़ी थी। ऊपर से दिखने में शिवानी काफी शांत लग रही थी, लेकिन वह अंदर से बहुत घबराई हुई थी। नंदिनी ने उसे यह पोशाक पहनवाई थी और उसे कुछ महल के नियम भी बताए थे। उसे नहीं पता था कि यह सब नंदिनी को कैसे पता है, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बहुत सीख लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। द्वार पर खड़े सैनिक ने सबको बताया कि सम्राट और सम्राज्ञी पधार रहे हैं। सम्राट और सम्राज्ञी एक दूसरे का हाथ पकड़कर द्वार से अंदर आए। उनके पीछे राजा की और भी बीवियां थी और राजकुमार थे। नायरा के दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। उससे लगा कि वह मानिक से मिल पाएगी, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं दिखा। उसने देखा कि बाकी की लड़की है, उसे देखकर अजीब चेहरे बना रही है, इसलिए शर्म से उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस समारोह में आने के लिए। हम बहुत खुश हैं कि आप सब इस समारोह में आए हैं, सम्राट ने बोला। समारोह को चालू करने के लिए मैं ये बोलकर उसने एक शराब का गिलास उठा लिया और उसे पी लिया। बाकी के समारोह में खड़े हुए लोगों ने भी सम्राट को इज्जत देने के लिए वैसा ही किया। उससे पहले हम समारोह को शुरू करें, सभी उपहार को देख लिया जाए। सभी लोग अपने उपहार एक एक करके दिखाएं। साम्राज्य की सेविका ने ऐलान किया। चैप्टर 4 राजकुमार से टक्कर। उससे पहले हम समारोह को शुरू करें, सभी उपहार को देख लिया जाए। सभी लोग अपने उपहार एक एक करके दिखाएं। साम्राज्य की सेविका ने ऐलान किया। हर कोई यह सुनकर बहुत खुश हो गया था। अगर उन्होंने सम्राट और साम्राज्य का दिल जीत लिया तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। औरतों ने साम्राज्य को उनके जन्मदिन के उपहार देने शुरू किए, उन्हें लंबी उम्र को दुआ देते हुए। बगल में मैडम उर्वी ने कियारा की तरफ मुड़कर देखा और उसके बाद उपहारों के तरफ जो कियारा लाई थी। उसे पता था कि उसकी बेटी सबसे अच्छी है और आज वो साम्राज्य को ऐसा उपहार देगी कि वो बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा करने से कियारा को अपने गुण पार्थ के सामने दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। महल के समारोह के दूसरी तरफ नंदिनी जानी पहचानी गली से निकल रही थी।
वह इस महल में पूरे 4 साल रही है। उसे यहाँ का कोना कोना पता था। उसने यह नहीं सोचा था कि वह इस बेकार जगह फिर से आएगी जहाँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जहाँ उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसके क्रीम कलर का लहंगा हवा की वजह से उड़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, उसके बाल एक ढीले जूड़े में बंधे हुए थे। उसके जूड़े में एक पिन लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर युवराज की महल की तरफ मुड़ गई। लेकिन वह उनके कमरे के अंदर नहीं गई, बल्कि वहां से बगल में गई, जहां का रास्ता युवरानी के कमरे के पीछे वाले बगीचे में ले जाता था। वहां एक छोटा सा बगीचा था जहां वह अपने मनपसंद देता फूल के पेड़ लगाया करती थी। उसे पुरानी बातें याद आ गई। अगर वो अपने बीते हुए कल में वापस जा सकती तो वह अपने सारे फैसले बदल देती और अपने लिए अलग रास्ता चुनती। भगवान ने उसे दूसरा रास्ता दिया है, लेकिन वह अपनी पुरानी गलतियों उससे सुधार नहीं सकती है। अपना सर हिलाते हुए नंदिनी एक छोटे से गुड़हल के पौधे के पास गई। मिट्टी में अपना हाथ ठसा और पौधे को बाहर निकाल लिया। उसकी आंखें एक चमकती हुई चाबी पर पड़ी। उसने चाबी को जल्दी से वहां से निकाल लिया और पेड़ को वापस से गमले में गाड़ दिया। उसने चाबी की तरफ देखा और उसके बाद महल से वापस जाने लगी। वह यहाँ बिल्कुल नहीं आती अगर उसे चाबी यहाँ से नहीं लेनी होती तो। और यह का ज्यादातर काम हो चुका है। उसने वहां से बाहर जाने के लिए एक छोटा रास्ता लिया और कोने से मुड़ी वैसे ही किसी चीज से टकराकर पीछे गिर गई। गिरने से बचने के लिए उसने अपने सामने वाली चीज को पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ नीचे गिरा लिया। एक जोर की आवाज के साथ वह जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर कुछ गिरा। नंदिनी को लगा उसे उसकी पीठ पर बहुत दर्द महसूस होगा, लेकिन ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखें बंद थी और आंखें बंद में ही उसने मुंह बनाया। उससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसने एक गहरी हंसी सुनी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम में हिम्मत तो बहुत ही वैसे है। चौंकी हुई नंदिनी में धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि गहरी काली आंखें उसे घूर रही थी। उसका आधा चेहरा ढका हुआ था और सिर्फ उसके आंखें ही देखी जा सकती थी। लेकिन उसकी बड़ी आंखें उसके सामने खड़े इंसान को बिना झपके देख रही थी। उसके सामने एक बहुत सुंदर आदमी था, जितना आज तक उसने कोई भी नहीं देखा था। उसे लगता था कि पार्थ दिखने में सबसे अच्छा है, लेकिन वह गलत थी। इस आदमी के सामने पार्थ दिखने में कुछ भी नहीं है। मानिक में कौन बड़ी आंखों की तरफ देखा, जोर से देख रही थी और अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया और उसके सामने एक छोटी और जवान लड़की का चेहरा आया। देखने में बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर पता चल रहा था कि वह बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। और अचानक उसके दिलचस्पी महसूस हुई। महल के समारोह की दूसरी तरफ। वाह, ये उपहार! साम्राज्य ने सुंदर से सुनहरी रंग के फ्रेम को देखते हुए कहा। वो एक मोर गड़ा हुआ था जिसमें साम्राज्य की स्योम की तस्वीर थी। ये सच में बहुत सुंदर है। आपका का शुक्रिया साम्राज्य जी। ये तुमने बनाए हैं? साम्राज्य ने पूछा। मैंने सिर्फ इस चित्र में अपनी सुंदरता को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है। अगर इसके कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कियारा ने जवाब दिया। सम्राट जोर से हंसी। ये बच्ची बहुत होशियार। साम्राज्य मुस्कुराई। तुमने अच्छा काम किया है। मुझे ये बहुत पसंद आई। ये आज का सबसे अच्छा उपहार है। कियारा को बहुत खुशी हुई और उसने झुककर साम्राज्य को सम्मान दिया और मुड़कर अपनी कुर्सी पर जा बैठी। मैडम उर्वी अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि उनका उपहार सबसे अच्छा होगा और वही साम्राज्य का दिल जीत लेगा और उन्हें सबसे अच्छा लगेगा। तभी किसी की दो सेविका कुछ पकड़कर लेके आ रही थी जो कि लाल रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ था। वहां मौजूद हर किसी ने उनकी तरफ देखा और मुंह बनाया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ सोच पाते। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी को अंदर आए हुए देखते ही कुछ सेविकाओं के पीछे चल के आ रहा था। यह मौजूद ज्यादातर आदमी और औरतें उस आदमी को जानते थे। किसी ने चौंककर बोला, ये तो रेशम के धागे वाली दुकान का मैनेजर है ना? हाँ, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। रेशम की धागों की दुकान पे भी आमंत्रण भेजा गया था। तुम क्या बोल रही हो? मैंने सुना है कि साम्राज्य ने दुकान की मालकिन कुमारी आशा को खुद बोलकर बुलवाया है। हर कोई वहां मौजूद ये देखना चाहता था कि मालकिन ने साम्राज्य के लिए कैसा उपहार तैयार किया था।
मैडम उर्वी भी देखना चाहती थी। उसने दुकान का नाम बड़ा होते हुए बहुत सुना है, लेकिन वो खुद कभी वहां कपड़े लेने नहीं गई है। हाँ, नायरा एक पोशाक वहां से खरीद के लाई थी, लेकिन उसके पास उसे देखने का समय नहीं था जब तक आज नायरा ने उसे पहन के दिखाया जब वो उसे यह पहन के आ रही थी। लेकिन उसकी कढ़ाई काफी सदा थी जबकि वो बहुत महंगी थी। रिजवन सम्राट और साम्राज्य की तरफ झुका और मुस्कुराया। मेरे सम्राट और साम्राज्य, मैं रेशम के धागे की दुकान का मैनेजर हूँ और मैं यहाँ आया हूँ मेरी मालकिन द्वारा तैयार किया गया उपहार आपको दिखाने, खास आपके लिए आपके जन्मदिन पर। चैप्टर 5 सम्राज्ञी के उपहार। सम्राज्ञी काफी खुश दिख रही थी। पिछली बार उसने उस दुकान से एक लहंगे का जोड़ा खरीदा था, वो उसे 1000 सोने के सिक्कों का पड़ा था। उसे वह पोशाक बहुत अच्छी लगी थी। आज वह वही लहंगे का जोड़ा पहनी हुई थी और उसे रानी होने पर बहुत गर्व हो रहा था। वह उस पोशाक से इतना खुश थी कि उसने दुकान की मालकिन को खुद आमंत्रण किया और वह देखना चाहती थी कि इतनी सुंदर पोशाक बनाई किसने है। आप बहुत दयालु हैं, मुझे इस बात से खुशी है कि कुमारी आशा में मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। साम्राज्य मुस्कुराए। कृपया करके मेरी कुमारी का उपहार स्वीकार करिए। साम्राज्य। रिजवान झुका और एक सेविका की तरफ इशारा किया। खड़ी हुई सेविकियों में से एक ने उस लाल कपड़े को हटाया और हर कोई एक बैंगनी रंग का सुंदर सा कपड़ा देख पा रहा था। गहरा बैंगनी रंग सम्राज्ञी का मन पसंदीदा रंग था, लेकिन ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। दूसरी सेविका ने लहंगे को सबको दिखाने के लिए बाहर निकाला। पूरे लहंगे पर सुनहरे रंग की कढ़ाई हो रही थी और कोने में हल्की गुलाबी रंग के धागे से आकृतियां बन रही थीं। उसका दुपट्टा एक गुलाबी रखा था जिसकी कोने में सुनहरे रंग से कढ़ाई हो रही थी। दोनों रंग साथ में इतने सुंदर लग रहे थे कि लोगों की आंखें फूट सकती थी। लहंगे के रंगों का चुनाव साम्राज्य के शरीर के रंग के हिसाब से एकदम सही था। ये मेरे लिए है? साम्राज्य ने पूछा। जी, मेरी सम्राज्ञी, रिजवन ने जवाब दिया। ये बहुत सुंदर है, आज जितने भी उपहार मुझे मिले ये उनमें सबसे अच्छा है। सम्राज्ञी ने मुस्कुराकर कहा। श्री, ये इतना सुंदर लहंगे का जोड़ा आप मेरे लिए लेकर आए, मैं कुमारी आशा से खुद मिलकर उन्हें इस उपहार के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी। मेरी कुमारी आपको बधाई देने स्वयं यहाँ आए हैं। सच में? कृपया उन्हें अंदर बुलाए। सम्राज्ञी में खुशी से सिर हिलाया। ये रही हमारी कुमारी आशा। रिजवन बगल हुआ और द्वार की तरफ देखने लगा। हर किसी को दुकान की मालकिन से मिलना था। उन्होंने एक लड़की को उनकी तरफ आते हुए देखा। उसने क्रीम रंग का लहंगे का जोड़ा पहने हुए था। उसके बाल ढीले जुड़े में बंधे हुए थे और उसने ज्यादा आभूषण नहीं पहने हुए थे। मैडम उर्वी जाने पहचाने चेहरे को देखकर बहुत चौंक गई थी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? नंदिनी। बस यही एक बात मैडम उर्वी सोच पा रही थी। ये नीच लड़की इतनी बड़ी दुकान की मालकिन कैसे हो सकती है? पूरी राजधानी में सबसे ज्यादा इज्जत वाली दुकान जिसे साम्राज्य भी बहुत पसंद करती है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने दिमाग में सोच रही थी कि पहले ऐसा कुछ भी हुआ जिससे उसे कुछ पता चले, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया। नंदिनी ने ये दुकान कब चालू करी और कैसे? और अगर यह सच है कि नंदिनी उस दुकान की मालकिन है तो मैडम उर्वी यह सोच भी नहीं सकती वह कितनी अमीरी में रह रही होगी, शायद प्रधानमंत्री के घर से भी ज्यादा। सिर्फ मैडम उर्वी ही नहीं थी जो चौंक गई थी। जिसने भी नंदिनी को पहले कभी प्रधानमंत्री के महल में देखा था वो सब चौंक गए थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही हर जगह ये खबर फैली थी कि दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई है, लेकिन अभी दोनों छोटी बच्ची है और इतनी बड़ी दुकान की मालकिन कैसे हो सकती है, जो कि राजधानी में बहुत बड़ी इज्जत वाली दुकान है। ये प्रधानमंत्री के महल की कोई लड़की है ना? मैंने सुना कि इन्हें परिवार से निकाल फेंका गया था। पहले तो ये दोनों इतनी गरीब थी, लेकिन अब अचानक से ही इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रही है? बगीचे में सभी खड़े हुए लोग बातें करने लगे थे और दोनों बहनों की बातें कर रहे थे। नायरा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और दांत किटकिट रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह प्रधानमंत्री की बेटी थी और यह नीच लड़कियों ने उससे ज्यादा महंगे कपड़े पहने हुए हैं। वह अपने दिल को इस नाइंसाफी को कैसे समझाए? ये कुमारी आशा है। सम्राज्ञी ने मुंह बनाया एक छोटी लड़की को अपनी तरफ सुंदरता से चलते हुए देखकर।
वह लड़की दिखने में बहुत साफ थी और उसके चलने की ढाल किसी महल की राजकुमारी की तरह थी। राजस्थानी में भी अच्छे से चलने की बहुत बातें हैं, लेकिन जब बात महल की आती है तो एक औरत को बहुत अलग तरीके से चला होता है। ऐसा नहीं होता है तो गलती करने पर सजा भी मिलती है, और यह सामने से आ रही लड़की, वह बिना किसी गलती के बहुत सुंदरता से अपने आप को एक रानी की तरह लेकर आ रही है। वह लड़की दिखने में खुद एक रानी लग रही थी। इतनी छोटी उम्र की लड़की में ऐसी आदत कैसे हो सकती है? सम्राज्ञी ने अपने आप से सोचा। रिजवन में सिर हिलाया। जी साम्राज्य, ये है हमारी मालकिन कुमारी आशा। साम्राज्य ने समझते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि कुमारी आशा खुद मुझे ये उपहार देने आई है। मैं इन कढ़ाई से बहुत खुशी को अपने अभी बनाई है। नंदिनी आगे की तरफ आए और सम्राट और सम्राज्ञी के सामने झुकी। मेरे सम्राट और साम्राज्य को मेरा नमस्कार। आपके जन्मदिन की आपको बहुत मुबारक। सम्राज्ञी ने अपना हाथ हवा में हिलाया। आपका मेरे जन्मदिन के समारोह में आने के लिए बहुत शुक्रिया, और मुझे आपका लाया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। मुझे खुशी है ये आपको पसंद आया, लेकिन इस लहंगे की तारीफ मैं नहीं ले सकती हूँ। नंदिनी मुस्कुराए। आह, ऐसा क्यों? साम्राज्य ने मुंह बनाया। मेरी साम्राज्य, इस पोशाक की आकृतियां जरूर मैंने बनाई थी, लेकिन इसके ऊपर सारी मेहनत मेरी बड़ी बहन ने की है। ओह, कहाँ है वो? साम्राज्य ने पूछा। नंदिनी ने शिवानी की तरफ इशारा किया जो कोने में बैठी हुई थी। शिवानी वहां से खड़ी हुई और नंदिनी के बगल में आकर खड़ी हो गई और सम्राट और साम्राज्य की के सामने झुकी। बहुत सुंदर जोड़ी है। साम्राज्य मुस्कुराए। मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में हम आपका और भी सुंदर और अच्छा काम देखेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर आप हमारी कला के बारे में अच्छा सोचेंगी तो, नंदिनी ने कहा, और दोनों बहनों ने फिर से सम्राट और साम्राज्य के सामने सिर झुकाया। कितनी मीठी वाणी है, साम्राज्य ने हंसते हुए बोला। कृपया जाकर बैठे और खाने और पीने की चीज का लुत्फ उठाएं। आपका धन्यवाद। ये बोल के दोनों बहनें वहां से जाकर अपनी कुर्सियों पे बैठ गईं। चैप्टर 6 उर्वी की जलन। बगल की तरफ में नायरा मुंह बना रही थी। इन लोगों को सब ऐसे इतनी जल्दी कैसे जानने लगे कि अब सम्राज्ञी की अब इनकी इतनी तारीफ कर रही है? मैडम उर्वी ने भी गुस्से में मुंह बनाया। यह नीचे लड़की सब कुछ पहले से सोचकर बैठी होगी, इसलिए इसने जब कुछ भी नहीं कहा जब पिताजी ने उसे और इसकी बहन को घर के कागजों में से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने सोचा कि अगर सानंद को पता लगेगा कि यहाँ पर क्या सब हुआ है तो उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा होगा। उसने उसे रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वह बूढ़ा किसी की बात नहीं मानता है और ऊपर से ये भी बोल रहा था कि वह भीख मांगते हुए घर में वापस आने के लिए हमसे विनती करेगी। अब क्या, इतने पैसे और ऐश आराम के बाद कौन ये सोचेगा कि इन दोनों को हमारे महल में कोई कुछ नहीं मानता था। मैंने सुना है कि कुमारी आशा ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत सुंदर सा घर लिया है और उनके लिए बहुत सारे सेवक भी काम कर रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आप बहुत बड़े पद वाले लोग उनसे कपड़े खरीदते हैं और अब वह पैसे में नहाती है। वह इतने कम समय में ही बहुत अमीर बन चुकी है। रेशम की ठाकुर की दुकान सिर्फ 1 महीने पहले ही खुली थी और इतने छोटे समय में उसने राजधानी में बहुत इज्जत कमा ली है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब उस दुकान में भीड़ न लगी हुई हो। आसपास की औरतों की बातें सुनकर पूर्वी और भी जल रही थी। सोचो, अगर वह दोनों बहनें अब भी प्रधानमंत्री के घर में रह रही होती तो इस सब का सारा मैं प्रधानमंत्री के घर को मिलने की उन्होंने छोटी लड़कियों की सहायता कर उनके लिए एक दुकान खोल दी। और उसके बाद प्रधानमंत्री के महल की और उसके परिवार की और भी बहुत इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन आप ये कैसे मुमकिन है? ये सब सोकर उसके दिमाग में सोचती आ रहा था कि अपने पिता को जोरों से गाली दे, क्योंकि यह सब सिर्फ उसकी एक बेवकूफ गलती की वजह से हुआ था। अगर वह फालतू का फैसला नहीं लेता तो ये दोनों लड़कियां आप भी घर में होती। पार्थ खड़े होकर शराब पी रहा था और औरतों की कुर्सियों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें एक लड़की पर पड़ी जो कि अपनी बहन से बातें कर रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ थोड़ी देर पहले कितना खुश हो गई थी, लेकिन उस लड़की के बारे में सोचकर वह चौंक गया था। इस उम्र पर बाकी की लड़कियां सुरक्षा के घेरे में रहती है और ये लड़की अपने ही दोनों हाथों से इतने पैसे कमा रही है।
उसने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी है, इतनी तमीज वाली और समझदार। उसने शराब का एक और गिलास पिया। पूरा समारोह खत्म हो गया था लेकिन क्वासर के राजकुमार का कोई नाम इंसान नहीं था। नायरा इस बात पर बहुत दुखी थी। वह आज अपने राजकुमार से मिलना चाहती थी और उसको अपने प्यार में फंसाना चाहती थी, लेकिन उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं कि वह कहाँ है। अपना भारी दिल लेकर वह अपने परिवार के साथ समारोह के बाद वापस घर लौट गई। माँ, अब मैं क्या करना चाहिए? वह नंदिनी बहुत अमीर हो गई है। नायरा ने मुंह बनाया, उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस बारे में बात मत करो। मुझे लगा था कि वह दोनों बहनें बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि नंदिनी हर चीज़ को इतनी शांति और समझदारी से बिना किसी को बताए संभाल लेगी। मैडम मूवी ने नायरा पर चिल्लाते हुए कहा। माँ, सब लोग उनको जानने लगे हैं और आज वो इतने बड़े समारोह में भी अपने बल पर आई थी। अब सब उनके बारे में अलग और बड़ा सोचेंगे। कियारा ने कहा, मुझे इस बारे में श्री और पिताजी से बात करनी होगी और इतने समय में कोई मुसीबत खड़ी मत करना। उर्वी ने नायरा से कहा, मैं कुछ भी करने में दिलचस्प नहीं हूँ। नायरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। यह अच्छी बात है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो। मैडम उर्वी ने सिर हिलाया। रेशम के धागों की दुकान में नंदिनी गहरी सांस लेते हुए अपने गुदगुदी कुर्सी पर बैठी। वो भूल नहीं पा रही थी कि आज महल में क्या हुआ। वह वहां पर अपना कदम भी नहीं रखती अगर उसे वहां से वो चाबी नहीं लेनी होती तो। वह सबसे अच्छा मौका था वहां जाने का, क्योंकि हर कोई कभी भी महल के अंदर नहीं जा सकता। कैसे पता था कि वहां की सुरक्षा कितनी कड़ी है, लेकिन समारोह की वजह से ज्यादा सुरक्षा बगीचे में लगा दी गई थी, जिसकी वजह से वो महल के अंदर आसानी से घुस गई और चाबी निकाल कर ले आए। उसे सम्राज्ञी की बातें और मीठा चेहरा सुनकर बहुत घिन आ रही थी। वह नागिन औरत बहुत ही कमीनी चीज है। इतने दयालु शब्द और हरकतें दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी होंगे, लेकिन मुझे नहीं। नंदनी को पता था कि सम्राज्ञी कैसी औरत है। उसने जादू कर राजा को अपने वश में किया था और उनसे शादी की थी। उसकी बात उसने महल के बाकी बच्चे और औरतों का ठेका अपने हाथ में ले लिया था। राजा की बाकी बीवियों को डरा दिया था। वो ये जरूर बोलेगी कि सम्राज्ञी एक सुंदर औरत है, क्योंकि इतने सालों से उसने एक तक सम्राट का दिल अपने हाथों से निकलने नहीं दिया था। अभी के लिए खुश हो लो सम्राज्ञी। मैं भी देखती हूँ कितने लंबे समय तक तुम वह मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखती हूँ। नंदिनी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। वह कभी नहीं भूल सकती कि जब उसकी शादी होकर वह महल गई थी तो उसके साथ वहां क्या क्या हुआ था। शादी की रात को वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी मुलाकात अपनी सास से हुई, जो कुछ सेविका लेकर उसके कमरे में आ गई थी और उसे महल के तौर तरीके सिखा रही थी और उसे बिल्कुल सोने भी नहीं दिया था। उसने सोचा कि वह सब उसके भलाई के लिए ही है और जो कुछ उन्होंने सिखाया वह उसने सब कुछ सीख लिया। और अगली सुबह उसने सुना कि उसकी शादी के रात पार्थ को उसके साथ होना चाहिए था और वो दूसरी औरत के साथ रात गुजार रहा था। और जब ये बात उसने अपनी सास को बताई तो उसका जवाब ये था। चैप्टर 7 शक्तिशाली चाबी। उसे सम्राज्ञी की बातें और मीठा चेहरा सुनकर बहुत घिन आ रही थी। वह नागिन औरत बहुत ही कमीनी चीज है। इतने दयालु शब्द और हरकतें दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी होंगे, लेकिन मुझे नहीं। नंदनी को पता था कि सम्राज्ञी कैसी औरत है। उसने जादू कर राजा को अपने वश में किया था और उनसे शादी की थी। उसकी बात उसने महल के बाकी बच्चे और औरतों का ठेका अपने हाथ में ले लिया था। राजा की बाकी बीवियों को डरा दिया था। वो ये जरूर बोलेगी कि सम्राज्ञी एक सुंदर औरत है, क्योंकि इतने सालों से उसने एक तक सम्राट का दिल अपने हाथों से निकलने नहीं दिया था। अभी के लिए खुश हो लो सम्राज्ञी। मैं भी देखती हूँ कितने लंबे समय तक तुम वह मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखती हूँ। नंदिनी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। वह कभी नहीं भूल सकती कि जब उसकी शादी होकर वह महल गई थी तो उसके साथ वहां क्या क्या हुआ था। शादी की रात को वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी मुलाकात अपनी सास से हुई, जो कुछ सेविका लेकर उसके कमरे में आ गई थी और उसे महल के तौर तरीके सिखा रही थी और उसे बिल्कुल सोने भी नहीं दिया था। उसने सोचा कि वह सब उसके भलाई के लिए ही है और जो कुछ उन्होंने सिखाया वह उसने सब कुछ सीख लिया।
और अगली सुबह उसने सुना कि उसकी शादी के रात पार्थ को उसके साथ होना चाहिए था और वो दूसरी औरत के साथ रात गुजार रहा था। और जब ये बात उसने अपनी सास को बताई तो उसका जवाब ये था, तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम अपने पति की जिम्मेदारियां निभाने में उसका साथ कैसे दोगी। और वही युवराज है, उसका ऐसे रात बिताना कोई बड़ी बात नहीं है और उसकी बीवी होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए जिससे कि वह खुश रहे। क्या वह मजाक था? अपने पति का साथ दो जब वह तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे साथ होने की जगह किसी दूसरी औरत के साथ रात बिता रहा था। दोनों माँ और बेटे की सारी हरकतें एक जैसी थी कि उनकी शक्ल पर थूकने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गुस्सा वह अपने सीने में महसूस कर रही थी वह बढ़ता ही जा रहा था। नंदिनी खिड़की की तरफ बढ़ी और एक स्लेटी रंग की छोटी चाबी निकाली। ये चाबी असली चाबी नहीं है लेकिन असली चाबी तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब इतने समय के बाद उसे अपनी चाबी मिलने के लिए कोई जरिया तो मिला। पार्थ जरूर चाबी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा होगा। ये बात तो पक्की थी। पार्थ की बात सोचकर उसके दिमाग में एक और आदमी का चेहरा आया और उसने तरह तरह के मुंह बनाए। नंदिनी उस सुंदर चेहरे को घूर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसने अपने साथ साथ इस आदमी को भी कैसे खींच लिया। ये तो नंदिनी की योजना में था ही नहीं। मैं तुम्हें इतना अच्छा लग गया कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही हो। ये छोड़ना चाहती नहीं हो, उस आदमी ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए बोला। चौंकी हुई नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और उस आदमी के ऊपर से खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों से अपना लहंगा साफ किया और अपने दुपट्टे को सही किया। इसलिए मैं अपने व्यापार के लिए माफी मांगती हूँ लेकिन यह मैंने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हो गया। वो मुड़ी और उसने सर झुकाया। गलती से? वो आदमी हंसा। मुझे किसी बात को खींचना अच्छा नहीं लगता लेकिन ये तुमने मुझे अपने साथ खींचा था। मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया है। न जब तुम इसके पीछे का कारण हो तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? उस आदमी की ठंडी आवाज ने उसके कानों में झंझनाहट कर दी। अचानक के नंदिनी की फुरफुरी छूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसे इतना प्रभावित क्यों कर रहा था। श्री आप, मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। उस आदमी ने उसे रोक दिया उससे पहले वो कुछ बोल पाती। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। ये आंधी इतना हावी क्यों हो रहा है? अचानक के वो उस आदमी के व्यवहार से चिढ़ रही थी। क्या ये आदमी जनता भी ही कि औरत से कैसे बात करनी होती है? क्या तुम मुझे और गले से गलाना चाहती हो? उसके इस बात पर नंदिनी को शर्म आ गई। अपने गाल का अंदर का हिस्सा दांतों में दबाकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं लेकिन वो जानबूझकर नहीं किया था, सिर्फ एक गलती थी। उसने फिर से कहा। वो आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। नंदिनी उस आदमी के सिर्फ कंधे तक ही पहुंच रही थी इसलिए उसे उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन उठानी पड़ती लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना सिर नीचे ही रखा जिससे उसे उसकी तरफ न देखना पड़े। वो ये समझ रही थी कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। तुमने इस राजकुमार को अब नाराज कर दिया है और अब मैं तुम्हें कैसी सजा दी छोटी लड़की। वो और आगे बढ़ा और गहरी और खतरनाक आवाज में कहा। नंदिनी ने पीछे की तरफ हटने की कोशिश की। कृपया मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, नंदिनी ने जल्दी से कहा। ओह वो मेरे राजकुमार, एक और आदमी की आवाज आई। उसके सामने खड़ा आदमी रुका और पीछे की तरफ मुड़कर देखा। वो थोड़ी देर के लिए रुका लेकिन कोई और आवाज नहीं आई। कुछ समय के बाद वो नंदिनी की तरफ मुड़ा। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम भाग्यशाली हो लेकिन हम फिर कभी मिलेंगे, उसने ये कहा और फिर एक पीछे आए आदमी के साथ वहां से चला गया। नंदिनी ने अपना सर उठाया और उस आदमी के जाते हुए देखा। राजकुमार, वो पूरे राजा के परिवार को जानती थी तो ये कौन था? उसने अपने आप को राजकुमार बताया। अभी यह शिवाय राजवंश के अलावा सिर्फ क्वासर के राजकुमार और है, लेकिन वो उनसे पहले कभी नहीं मिली है। नंदिनी को अपने अंदर गुस्सा महसूस हो रहा था। उसे आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो आमदी सच में खतरनाक है। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली।
मैंने उसे ऐसे नाराज कैसे कर दिया। चैप्टर 8 उर्वी की चाल। प्रधान के महल में। तुम बोल रही हो कि वह नीच लड़की राजधानी की एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन बन गई है। सानंद ने मुंह बनाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। ये सच है क्या? प्रधान पूर्व ने पूछा। उसने भी सुना था कि सम्राट एक लड़की की प्रशंसा कर रहे थे जिसने सम्राज्ञी को बहुत खुश कर दिया था। मैडम उर्वी ने सिर हिलाया। पिताजी, मुझे बोलना पड़ेगा, वह दुकान बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है। और उसके अंदर काम करने वाले लोग भी बहुत मेहनती और समझदार हैं और दुकान को अच्छे से संभालना भी जानते हैं। पूरी राजधानी की औरतें और लड़कियां अब वहां से ही कपड़े लेती हैं। हर कोई उसे दुकान की प्रशंसा करता है क्योंकि उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह नीच लड़की कभी कुछ ऐसा भी कर सकती है। सानंद ने अपना सर हिलाया। दादाजी, यहाँ तक कि सम्राज्ञी ने भी उसकी बहुत प्रशंसा करे और आगे से अपने सारे कपड़े उससे बनाने को कहा है, कियारा ने बात जोड़ते हुए कहा। मैडम उर्वी ने सिर हिलाया। नंदिनी एक समझदार लड़की है और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करना ये बहुत प्रशंसा की बात है। लेकिन है तो वह एक बच्ची है, इतनी छोटी उम्र में वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? हमें कुछ करना चाहिए ना? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पूरब ने पूछा। मैडम उर्वी मुस्कुराए। श्री नंदिनी बहुत अच्छा कमा रही है। उसकी दुकान के सामान की कमाई सोने में होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके पास कितना सोना होगा? हाँ, थोड़ी बहुत गलतफहमी हुई थी, लेकिन फिर भी वह हमारे परिवार की ही एक लड़की है। और उसके पास खुद इतना सारा पैसा रखना सुरक्षित भी नहीं है। और लोग उस पर बुरी नज़र डालेंगे, इसलिए उसके पैसे की हिफाजत आपको और पिताजी को करनी चाहिए। वैसे भी आप उसके खून के चाचा हो और पिताजी उसके खून के दादाजी। और हम उस पैसे को अपने इज्जत और घर आगे बढ़ाने में भी काम में ला सकते हैं। सानंद ने हाँ में सिर हिलाया। उसे हमने कागजों से जरूर हटा दिया था, लेकिन फिर भी खून तो हमारा ही दौड़ता है उसमें और खून के रिश्ते टूट नहीं सकते। जो भी उर्वी ने कहा वह सही है। इतनी छोटी बच्चियों के पास इतना पैसा रखना ठीक नहीं है। सारा पैसा तभी सुरक्षित रहेगा जब उसे यहाँ महल में सुरक्षा में रखा जाए। और वैसे भी अभी वह हमारा ही खून है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अब जब सम्राट और साम्राज्य उन दोनों को बहुत इज्जत देती है और उनकी प्रशंसा करती है, तो वह तुम्हें आगे बढ़ाने में और भी मदद करेगा। तुम पैसे को आगे आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंदिनी और शिवानी तो सिर्फ छोटी बच्ची है, वो दोनों इतने पैसे का क्या इस्तेमाल करेंगे और उन्हें कोई उसकी जरूरत भी नहीं है। मैडम उर्वी मुस्कुराई, लेकिन पिताजी, नंदिनी के हाथ में उसे और उसकी बहन को परिवार से निकाले जाने वाले कागज हैं। उसने याद दिलाया। चिंता मत करो, वह सिर्फ एक लड़की है। अगर हम उससे कहेंगे यहाँ वापस आने के लिए तो कौन सी लड़की मना करेगी? अगर यह बात है तो फिर ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो मुस्कुराए। उर्वी ने सोचा कि उसकी योजना बहुत अच्छी है। इस तरीके से उन दोनों पर कब्जा कर सकती है और उनके कमाए हुए सोने को इस्तेमाल भी कर सकती है। और शायद वह उन लोगों से कियारा की शादी के लिए कुछ सुंदर लहंगे के जोड़े भी बनवा ले। एक कियारा की इज्जत बढ़ाएगा और बाकी के लोगों को अच्छा भी लगेगा और सब बहुत खुश भी हो जाएंगे। वह आने वाले समय की युवरानी बनने वाली है, उसे बहुत अच्छा दिखाना होगा। ये सब सोचकर उसने अपने दिल को मनाया और गहरी सांस ली। सिर्फ एक बार शिवानी और नंदिनी वापस आने की सोच ले तो फिर सब उसकी योजना के हिसाब से ही होगा। वह उसके सोने का इस्तेमाल कियारा की शादी में एक अच्छा दहेज देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये योजना करते हुए उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी यह योजना एक गलती की वजह से ही सब खराब होने वाली थी। राजधानी के बाजार में कुछ रथें रेशम के धागों की दुकान के सामने रुकी और कुछ लड़कियां उन रथों में से नीचे उतरकर खड़ी हो गई और उनके पीछे उनकी सेविका। दुकान में अब भी बहुत भीड़ थी और खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तुम्हें लगता है ये करना सही है? एक लड़की ने कहा, जो कि गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। क्यों नहीं? नायरा का चेहरा गर्व से भरा हुआ था। ये हमारे परिवार का ही है, बस मेरी दोनों बहनें इसका ध्यान रख रही थी। हम यहाँ से सामान क्यों नहीं खरीद सकते? लेकिन कुमारी नायरा, आपकी बहनों को तो परिवार से निकाल दिया गया था ना?
दूसरी लड़की ने पूछा, तो क्या कागजों पर नाम हटाने से खून के रिश्ते नहीं मिट जाते? कुछ समय बाद इस दुकान के द्वार पर प्रधान के महल का चिन्ह होगा। तुम सब इतने सारे हुए क्यों हो? तुम सब मेरे दोस्त हो और इसीलिए मैं तुम्हें इस दुकान से कुछ पोशाकें खरीद कर दूंगी। नायरा ने गर्व से कहा, सच में, मैंने सुना है कि यहाँ की सारी पोशाकें बहुत महंगी है। क्या हम इन्हें खरीद भी पाएंगे? तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से उपहार समझ लेना, नायरा ने कहा और अपने दोस्तों को दुकान के अंदर ले गई। कपड़े बेचने वाली लड़की ने उन सब का स्वागत किया और सारी लड़कियां अपने लिए पोशाक देखने लगी। नायरा की आंखें लालच से भर आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने और अपने दोस्तों के लिए इतनी ज्यादा महंगी पोशाकें खरीदने वाली है। अब जब ये दुकान नंदिनी के नाम पर है तो फिर वह यहाँ चाहे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वह नीच लड़की क्या ही बोलेगी। और वह नायरा को रोक के नहीं सकती क्योंकि नायरा के पीछे उसके दादाजी और उसके पिता का हाथ है। बहुत सारे पोशाकें चुनने के बाद सभी कपड़ों को एक साथ ले लिया गया और पैसे देने वाली जगह पर भेज दिया। हमारी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए शुक्रिया, आपके कुल मिलाकर सारे पैसे हुए हैं 50,000 सोने के सिक्के। पैसे लेने वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकान में बाकी खड़े हुए लोग चौंक गए। 50,000 सोने के सिक्के। नायरा ने मुंह बनाया, ऐसा लगता है तुम यहाँ नए आए हो। इस दुकान के मालकिन मेरी बहन है और ये मेरी भी दुकान है, और तुम इस दुकान के मालकिन से ही पैसे मांग रहे हो। उसने इतने गर्व से कहा कि कमरे में बाकी सारी बैठी हुई औरतें उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगी। चैप्टर 9 नायरा का तमाशा। सानंद ने हाँ में सिर हिलाया। उसे हमने कागजों से जरूर हटा दिया था, लेकिन फिर भी खून तो हमारा ही दौड़ता है उसमें और खून के रिश्ते टूट नहीं सकते। जो भी उर्वी ने कहा वह सही है। इतनी छोटी बच्चियों के पास इतना पैसा रखना ठीक नहीं है। सारा पैसा तभी सुरक्षित रहेगा जब उसे यहाँ महल में सुरक्षा में रखा जाए। और वैसे भी अभी वह हमारा ही खून है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अब जब सम्राट और साम्राज्य उन दोनों को बहुत इज्जत देती है और उनकी प्रशंसा करती है, तो वह तुम्हें आगे बढ़ाने में और भी मदद करेगा। तुम पैसे को आगे आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंदिनी और शिवानी तो सिर्फ छोटी बच्ची है, वह दोनों इतने पैसे का क्या इस्तेमाल करेंगे और उन्हें कोई उसकी जरूरत भी नहीं है। मैडम उर्वी मुस्कुराई, लेकिन पिताजी नंदिनी के हाथ में उसे और उसकी बहन को परिवार से निकाले जाने वाले कागज हैं। उसने याद दिलाया, चिंता मत करो, वह सिर्फ एक लड़की है। अगर हम उससे कहेंगे यहाँ वापस आने के लिए तो कौन सी लड़की मना करेगी? अगर यह बात है तो फिर ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो मुस्कुराए। उर्वी ने सोचा कि उसकी योजना बहुत अच्छी है। इस तरीके से उन दोनों पर कब्जा कर सकती है और उनके कमाए हुए सोने को इस्तेमाल भी कर सकती है। और शायद वह उन लोगों से कियारा की शादी के लिए कुछ सुंदर लहंगे के जोड़े भी बनवा ले। एक कियारा की इज्जत बढ़ाएगा और बाकी के लोगों को अच्छा भी लगेगा और सब बहुत खुश भी हो जाएंगे। वह आने वाले समय की युवरानी बनने वाली है, उसे बहुत अच्छा दिखाना होगा। ये सब सोचकर उसने अपने दिल को मनाया और गहरी सांस ली। सिर्फ एक बार शिवानी और नंदिनी वापस आने की सोच ले तो फिर सब उसकी योजना के हिसाब से ही होगा। वह उसके सोने का इस्तेमाल कियारा की शादी में एक अच्छा दहेज देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये योजना करते हुए उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी यह योजना एक गलती की वजह से ही सब खराब होने वाली थी। राजधानी के बाजार में कुछ रथें रेशम के धागों की दुकान के सामने रुकी और कुछ लड़कियां उन रथों में से नीचे उतरकर खड़ी हो गई और उनके पीछे उनकी सेविका। दुकान में अब भी बहुत भीड़ थी और खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तुम्हें लगता है ये करना सही है? एक लड़की ने कहा, जो कि गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। क्यों नहीं? नायरा का चेहरा गर्व से भरा हुआ था। ये हमारे परिवार का ही है, बस मेरी दोनों बहनें इसका ध्यान रख रही थी। हम यहाँ से सामान क्यों नहीं खरीद सकते? लेकिन कुमारी नायरा, आपकी बहनों को तो परिवार से निकाल दिया गया था ना? दूसरी लड़की ने पूछा। तो क्या कागजों पर नाम हटाने से खून के रिश्ते नहीं मिट जाते? कुछ समय बाद इस दुकान के द्वार पर प्रधान के महल का चिन्ह होगा। तुम सब इतने सारे हुए क्यों हो?
तुम सब मेरे दोस्त हो और इसीलिए मैं तुम्हें इस दुकान से कुछ पोशाकें खरीद कर दूंगी। नायरा ने गर्व से कहा। सच में? मैंने सुना है कि यहाँ की सारी पोशाकें बहुत महंगी है। क्या हम इन्हें खरीद भी पाएंगे? तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से उपहार समझ लेना, नायरा ने कहा और अपने दोस्तों को दुकान के अंदर ले गई। कपड़े बेचने वाली लड़की ने उन सब का स्वागत किया और सारी लड़कियां अपने लिए पोशाक देखने लगी। नायरा की आंखें लालच से भर आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने और अपने दोस्तों के लिए इतनी ज्यादा महंगी पोशाकें खरीदने वाली है। अब जब ये दुकान नंदिनी के नाम पर है तो फिर वह यहाँ चाहे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वह नीच लड़की क्या ही बोलेगी। और वह नायरा को रोक के नहीं सकती क्योंकि नायरा के पीछे उसके दादाजी और उसके पिता का हाथ है। बहुत सारे पोशाकें चुनने के बाद सभी कपड़ों को एक साथ ले लिया गया और पैसे देने वाली जगह पर भेज दिया। हमारी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए शुक्रिया, आपके कुल मिलाकर सारे पैसे हुए हैं 50,000 सोने के सिक्के। पैसे लेने वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकान में बाकी खड़े हुए लोग चौंक गए। 50,000 सोने के सिक्के? नायरा ने मुंह बनाया। ऐसा लगता है तुम यहाँ नए आए हो। इस दुकान के मालकिन मेरी बहन है और ये मेरी भी दुकान है, और तुम इस दुकान के मालकिन से ही पैसे मांग रहे हो। उसने इतने गर्व से कहा कि कमरे में बाकी सारी बैठी हुई औरतें उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगी। मालकिन? पैसे लेने वाली लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके कुछ समझ नहीं आया। कुमारी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई ही? कहाँ तक मुझे पता है हमारी मालकिन की कोई चचेरी बहन नहीं है, और उन्होंने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, उस औरत ने कहा। नायरा को बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। तेरी इतनी हिम्मत? तो नीच एक सेविका मुझसे ऐसे बात करेगी? मैं तुझे अभी तेरे काम से निकाल दूंगी। कुमारी, आपको मुझे मेरी नौकरी से निकलने का कोई हक नहीं है और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। पैसे लेने वाली औरत को गुस्सा आने लगा था। नायरा फिर से चिल्लाने वाली थी लेकिन इतनी देर में किसी और की आवाज आ गई। क्या हो रहा है? पैसे लेने वाली औरत ने रोने की शक्ल बनाई। मैडम, इन कुमारी ने 50,000 सोने के सिक्के के कपड़े लिए और मैंने जब कहा कि पैसे भरिए तो इन्होंने पैसे नहीं भरे और मुझ पे चिल्लाने लगी और बुरा भला बोलने लगी और यह भी कहा कि यह कुमारी आशा की बहन है तो इन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और ये दुकान इनकी ही है। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी नौकरी से निकलने की धमकी भी दी। श्रीलिया ने नायरा की तरफ देखा। वह जानती थी कि वह कौन थी लेकिन इन सब से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। नायरा ने भी उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराए। नायरा कुछ कहने ही वाली थी, इतनी देर में श्रीलिया ने बोला। कुमारी, अगर आप पैसे नहीं दे सकती हैं और यहाँ के कपड़े नहीं खरीद सकती हैं तो कृपया हमारी दुकान से बाहर चली जाए। कुमारी आशा को गुस्सा आ जाएगा अगर उन्हें पता चलेगा कि यह सब दुकान में क्या हुआ है। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। चैप्टर 10 दुकान में बवाल। 50,000 सोने के सिक्के? नायरा ने मुंह बनाया। ऐसा लगता है तुम यहाँ नए आए हो। इस दुकान के मालकिन मेरी बहन है और ये मेरी भी दुकान है, और तुम इस दुकान के मालकिन से ही पैसे मांग रहे हो। उसने इतने गर्व से कहा कि कमरे में बाकी सारी बैठी हुई औरतें उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगी। मालकिन? पैसे लेने वाली लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके कुछ समझ नहीं आया। कुमारी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई ही? कहाँ तक मुझे पता है हमारी मालकिन की कोई चचेरी बहन नहीं है, और उन्होंने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, उस औरत ने कहा। नायरा को बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। तेरी इतनी हिम्मत? तो नीच एक सेविका मुझसे ऐसे बात करेगी? मैं तुझे अभी तेरे काम से निकाल दूंगी। कुमारी, आपको मुझे मेरी नौकरी से निकलने का कोई हक नहीं है और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। पैसे लेने वाली औरत को गुस्सा आने लगा था। नायरा फिर से चिल्लाने वाली थी लेकिन इतनी देर में किसी और की आवाज आ गई। क्या हो रहा है? पैसे लेने वाली औरत ने रोने की शक्ल बनाई। मैडम, इन कुमारी ने 50,000 सोने के सिक्के के कपड़े लिए और मैंने जब कहा कि पैसे भरिए तो इन्होंने पैसे नहीं भरे और मुझ पे चिल्लाने लगी और बुरा भला बोलने लगी और यह भी कहा कि यह कुमारी आशा की बहन है तो इन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और ये दुकान इनकी ही है।
उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी नौकरी से निकलने की धमकी भी दी। श्रीलिया ने नायरा की तरफ देखा। वह जानती थी कि वह कौन थी, लेकिन इन सब से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। नायरा ने भी उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराए। नायरा कुछ कहने ही वाली थी, इतनी देर में श्रीलिया ने बोला, कुमारी, अगर आप पैसे नहीं दे सकती हैं और यहाँ के कपड़े नहीं खरीद सकती हैं तो कृपया हमारी दुकान से बाहर चली जाए। कुमारी आशा को गुस्सा आ जाएगा अगर उन्हें पता चलेगा कि यह सब दुकान में क्या हुआ है। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। कपड़े बेचने वाली लड़की ने उन सब का स्वागत किया और सारी लड़कियां अपने लिए पोशाक देखने लगी। नायरा की आंखें लालच से भर आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने और अपने दोस्तों के लिए इतनी ज्यादा महंगी पोशाकें खरीदने वाली है। अब जब ये दुकान नंदिनी के नाम पर है तो फिर वह यहाँ चाहे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वह नीच लड़की क्या ही बोलेगी। और वह नायरा को रोक के नहीं सकती, क्योंकि नायरा के पीछे उसके दादाजी और उसके पिता का हाथ है। बहुत सारे पोशाकें चुनने के बाद सभी कपड़ों को एक साथ ले लिया गया और पैसे देने वाली जगह पर भेज दिया। हमारी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए शुक्रिया, आपके कुल मिलाकर सारे पैसे हुए हैं 50,000 सोने के सिक्के। पैसे लेने वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकान में बाकी खड़े हुए लोग चौंक गए। 50,000 सोने के सिक्के। नायरा ने मुंह बनाया, ऐसा लगता है तुम यहाँ नए आए हो। इस दुकान के मालकिन मेरी बहन है और ये मेरी भी दुकान है, और तुम इस दुकान के मालकिन से ही पैसे मांग रहे हो। उसने इतने गर्व से कहा कि कमरे में बाकी सारी बैठी हुई औरतें उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगी। मालकिन? पैसे लेने वाली लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके कुछ समझ नहीं आया। कुमारी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई ही? कहाँ तक मुझे पता है हमारी मालकिन की कोई चचेरी बहन नहीं है, और उन्होंने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, उस औरत ने कहा। नायरा को बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। तेरी इतनी हिम्मत, तो नीच एक सेविका मुझसे ऐसे बात करेगी? मैं तुझे अभी तेरे काम से निकाल दूंगी। कुमारी, आपको मुझे मेरी नौकरी से निकलने का कोई हक नहीं है और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। पैसे लेने वाली औरत को गुस्सा आने लगा था। नायरा फिर से चिल्लाने वाली थी, लेकिन इतनी देर में किसी और की आवाज आ गई। क्या हो रहा है? पैसे लेने वाली औरत ने रोने की शक्ल बनाई। मैडम, इन कुमारी ने 50,000 सोने के सिक्के के कपड़े लिए और मैंने जब कहा कि पैसे भरिए तो इन्होंने पैसे नहीं भरे और मुझ पे चिल्लाने लगी और बुरा भला बोलने लगी और यह भी कहा कि यह कुमारी आशा की बहन है तो इन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और ये दुकान इनकी ही है। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी नौकरी से निकलने की धमकी भी दी। श्रीलिया ने नायरा की तरफ देखा। वह जानती थी कि वह कौन थी, लेकिन इन सब से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। नायरा ने भी उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराए। नायरा कुछ कहने ही वाली थी, इतनी देर में श्रीलिया ने बोला, कुमारी, अगर आप पैसे नहीं दे सकती हैं और यहाँ के कपड़े नहीं खरीद सकती हैं तो कृपया हमारी दुकान से बाहर चली जाए। कुमारी आशा को गुस्सा आ जाएगा अगर उन्हें पता चलेगा कि यह सब दुकान में क्या हुआ है। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। नायरा की आंखें फट गई। उससे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की है। वह अपना गुस्सा किसी नीच सेवक की वजह से कैसे कम कर सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने श्रीलिया की तरफ उंगली करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें अपने मालकिन से ऐसी बात करना किसने सिखाया है? श्रीलिया ने मुंह बनाया। कुमारी, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ना तो मैं आपके पैसे से अपना घर चला रही हूं और ना ही आपके दिए हुए पैसे से खा रही हूं। तो फिर किस तरीके से आप अपने आप को मेरी मालकिन बता रही है? यहाँ बस एक ही इंसान है, मेरी मालकिन, जो मुझसे ऐसी बात कर सकती है और उन्होंने भी आज तक मुझसे कभी ऐसी बदतमीजी से बात नहीं की। आपको दूसरे लोगों से बात करने से पहले थोड़ी तमीज सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।